हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक। मैं हूं अपूर्वा श्रीवास्तव, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और मैं लेके आई हूं आज आपके लिए दी लिविंग वर्ड का लेक्चर नंबर 2। पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स जाना था द लिविंग वर्ड के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि व्हाट इज लाइफ। अगर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना हो कि लाइफ क्या है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, जिसमें हमने जाना कि लाइफ क्या है। इट इज अ मैथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब आप अच्छे से इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वही आपकी लाइफ है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम एक्चुअली में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, दैट इज डाइवर्सिटी the defining property of living organism or the defining feature of living organism। ऐसे फीचर जिससे आप पता कर सकते हो कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, जिसमें हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे। पहला ग्रोथ, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ वन इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर ये 4 फीचर्स किसी भी चीज के अंदर है तो उसको हम लिविंग कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम अपने चैप्टर को आगे से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। क्लियर है? तो आज का टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। जैसे कि आप अपने नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू मेगा ऑर्गेनिज्म लाइक जिराफ या व्हेल। क्लियर? डायनासोर होते तो हम उनका भी एग्जाम्पल देते। क्लियर है? चलिए, तो ये है आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब उसमें आपको एक टर्म के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? एग्जाम में अक्सर इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो हम इसको जानते हैं। इससे पहले हमें अगर आपसे पूछूं कि कैन यू डिफाइन व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है, तो आप सिंपली वर्ड को ब्रेक करके एक्सप्लेन कर देंगे, मैम बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी मीन्स स्टडी। So, biology means study of living organism। वैसे ही हम बायोडाइवर्सिटी को 2 वर्ड में ब्रेक करके समझते हैं, बायो एंड डाइवर्सिटी। तो बायो मीन्स अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी या उसके टाइप। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डाइवर्सिटी को या बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करें तो क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज नंबर एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। क्लियर है? तो अब अगर आपसे कोई बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पूछे तो आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है। यहां से बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मीन्स टाइप या वेराइटी। क्लियर है? सो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द नंबर and the type of living organism that are found on this planet Earth। Clear? अब आपको नीचे एक डेटा देखने को मिल रहा होगा, 1.7 to 1.8 मिलियन। ये डेटा एज इट इज एनसीईआरटी से उठा करके लाए हैं हम। क्लियर? और आपको एज इट इज याद करना होगा। क्लियर है? ये डेटा है किस बारे में? 1.7 to 1.8 मिलियन। ये डेटा है अबाउट, आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक, आते हैं इस डेटा पे। ये डेटा है आपका नंबर ऑफ स्पीशीज। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है तो आपको बताना है 1.7 to 1.8 मिलियन। कुछ बच्चे अभी गूगल कर लेते हैं, ठीक है, करंट डेटा देखने लगते हैं, बट नीट के एग्जाम में आपका जो भी आएगा
डेटा वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से उठा करके आएगा, तो आपको अपडेट होने की जरूरत नहीं है। जब एनसीईआरटी अपडेट होगी तभी आपको अपडेट होना है। क्लियर? तो यही डेटा आप वहां पर अपना टिक करके आएंगे। 1 मिलियन इक्वल टू, अगर पूछा जाए तो, क्योंकि वो डेटा को कन्वर्ट भी कर देते हैं। सो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। तो इसको हम 17 to 18 लैक्स भी बोल सकते हैं। 17 to 18 लैक्स नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरा डाउट, बच्चे अक्सर नंबर ऑफ स्पीशीज से लेकर के सारे ऑर्गेनिज्म के नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज का मतलब है एक ह्यूमन की स्पीशीज, एक डॉग की स्पीशीज, एक कैट की, एक चिंपैंजी की, एक मंकी की, एक एलिफेंट की। ये अलग अलग स्पीशीज हैं, इनके नंबर को टोटल करके 17 to 18 लैक्स या 1.7 to 1.8 मिलियन हुए हैं। आप टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन, टोटल नंबर ऑफ मंकी, टोटल नंबर ऑफ कैट को नहीं इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? उसका डेटा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, उसको हम कैलकुलेट अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ स्पीशीज का डेटा, और आपको ऐसे ही याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेक्सोनॉमी। क्लियर? टेक्सोनॉमी क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये क्या था? ये डेफिनेशन थी जो आपको याद करनी है, बट हम इसको समझते हैं कि है क्या। टेक्सोनॉमी, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाएं तो, ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या है? इसमें हम क्या कर रहे हैं, कितनी सारी डाइवर्सिटी है जैसे हमने बताया, और अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इंडिया जो है 12th रैंक पर आता है मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री के अंदर। मीन्स ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनमें डाइवर्सिटी रिच है। क्लियर? और इंडिया उसमें 12th पोजीशन पर आता है जो डाइवर्सिटी रिच कंट्री है। क्लियर है? तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है जो हमने अभी बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा, जिसका डेटा भी आपके सामने है। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बारे में एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, कौन कौन सी स्पीशीज हैं, उनके बारे में, उनके कहाँ पे वो पाए जाते हैं, उनके हैबिटेट वगैरह में, ये सारी चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। और उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे टेक्सोनॉमी के अंदर। क्लियर? तो टेक्सोनॉमी आपकी ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील विद कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो ये था आपका टेक्सोनॉमी, बट हम इसको आपको एक बार और एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारे पास ऑलरेडी इतना सिलेबस है, डे टू डे चीजें अपडेट हो रही हैं, नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं, नए नए ऐप्स आ रहे हैं, हम उन्हीं के बारे में नहीं स्टडी कर पा रहे हैं, और ये इतना बड़ा डेटा, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को हम पढ़ के क्या करेंगे, या फिर हमें क्या रीजन है इनको पढ़ने का। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपने किसी छोटे बच्चों को नोटिस किया हो, छोटा सा बच्चा जिसके पास टॉयज के बहुत सारे कलेक्शंस हो, या कह लो आप उसको कभी बहुत सारी कैंडीज दो और वो थोड़ा सा पजेसिव हो अपने टॉयज और अपनी कैंडीज के लिए, मतलब वो शेयर करना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, वो अपने टॉयज को और अपनी कैंडीज को अपने पास रखता है और उसको काउंट करता रहता है। क्लियर? अगर वो कहीं जा रहा है या वो सोने जा रहा है तो उससे पहले क्या करेगा, अपने टॉयज को काउंट करके सोएगा। या फिर एक शॉपकीपर है, अपनी शॉप बंद करने से पहले क्या करेगा, सारी चीजों का एक हिसाब लगाएगा, सब चीजों को काउंट करके रखता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है ताकि वो अवेयर रहें कि जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, मतलब जितनी चीजें थी उससे ना ज्यादा हो ना कम हो। जैसे कि उसके पास जितने भी टॉयज थे उसमें से किसी ने कोई एक टॉय ले तो नहीं लिया, इसीलिए उसको काउंट करके सोता है। किसी ने कैंडी ले तो नहीं ली, तो वो क्या करता है, काउंट करके सोता है ताकि वो मॉर्निंग में पता कर सके। वैसे ही हमें क्या करना है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इनको क्या करना है, काउंट करके रखना है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इनका ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है और इनका कम होना भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा हो गए तो ये अपने से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म को खत्म करते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके फूड चेन का पार्ट होंगे और वो धीरे धीरे उनको खत्म कर देंगे, वो भी खराब चीज है। और ये बहुत कम हो गए तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एक्सटेंशन के नियर आ जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर कोई भी स्पीशीज एक बार चली गई तो उसको हम दोबारा ला नहीं सकते हैं। अगर होता तो डायनासोर हमारे आसपास होते।
ठीक है, डोडो बर्ड हो गई, स्टीलर सी काऊ हो गई, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और अगर वो एक बार एक्सटिंक्ट हो गए तो दोबारा नहीं आ सकते। सो इन्हीं को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन सारे स्पीशीज के रिकॉर्ड को बना करके रख रहे हैं। आई होप अब आपको टैक्सोनॉमी क्लियर हो गई। तो टैक्सोनॉमी क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म को एक जगह पे रिकॉर्ड बना करके रखना ताकि हम उनके बारे में अवेयर रहें कि किस एरिया में कौन सी स्पीशीज ज्यादा है, किस में कौन सी स्पीशीज कम है, कौन सी डोमिनेट कर रही है, कौन सी कम होते जा रही है, एक्सटिंक्ट के नियर होते जा रही है। क्लियर? तो ये था आपका टैक्सोनॉमी। चलिए अब अगर आपसे टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पूछी गई तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो वो डेफिनेशन भी आपको लिखनी होगी। डिफाइन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of कौन कौन से फीचर्स, कैरेक्टराइजेशन ये क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन classification, okay, and last one is nomenclature। तो इन सब के बारे में स्टडी करना किसके अंदर आएगा, आपका टैक्सोनॉमी के अंदर आएगा। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर? तो इसके लिए आपको याद करना है लिनियस जी। पूरा नाम कैरोलस लिनियस। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा, कैरोलस लिनियस सर इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज याद करिएगा। ठीक है, अब जानते हैं हम टैक्सोनॉमी में और इसके एक एक ब्रांचेस के बारे में। चलिए, तो पहला वर्ड आता है आपका कैरेक्टराइजेशन। व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन? क्लियर है? अब इससे पहले भी हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम ये चीजें समझाते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने बताया कि हमारी कंट्री जो है रिच है डाइवर्सिटी में और हमें इन सब के रिकॉर्ड बना करके रखने हैं और दैट इज नॉट एन इजी टास्क। तो हम कैसे करेंगे, उन्हीं के बारे में ये सारी चीजें हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, सपोज एक स्कूल है और उसमें 15,000 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? 15,000 स्टूडेंट हैं एक स्कूल में। अब इन सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखना, क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट का 1 to 1 रिकॉर्ड रखना, उसके नेम, उसकी एज, उसके क्लास, उसके रिपोर्ट वगैरह सब कुछ करना। ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमारे पास 15,000 स्टूडेंट थे। अब इतने सारे स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए कितना स्टाफ चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने स्टेडियम में देखा हो या किसी कॉन्सर्ट में देखा हो कि 10,000 या 15,000 या 20,000 की भीड़ हो जाती है और फिर उसी में क्या हो जाता है, भगदड़ मच जाती है। क्यों? क्योंकि भीड़ कहाँ होती है, आपके स्टेडियम के बीच में, और जो उसको मैनेज करने वाले स्टाफ होते हैं वो उसके सराउंडिंग में। तो तब तक कि पूरा का पूरा गड़बड़ हो चुका होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को डिवाइड करना पड़ेगा इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमारे पास 15,000 स्टूडेंट थे। अब इनको हैंडल करना इजी नहीं है, तो हमने क्या किया, इन स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इन स्टूडेंट को मैंने डिवाइड किया। जो पहला क्राइटेरिया था वो क्या था, क्लास। ठीक, क्लास नर्सरी से लेकर के नर्सरी, LKG, UKG प्लस 1 to 12 इतनी क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया। तो टोटल क्लास कितनी हो गई, 15 क्लास हो गई और हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ गए, 1000 स्टूडेंट्स आ गए। कुछ लोड कम हुआ, कहाँ 15,000 स्टूडेंट थे, हमने क्या किया, उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया। हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ गए, 1000। अभी भी एक क्लास में 1000 स्टूडेंट को मैनेज करना इज अ टास्क। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको और डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो एक क्लास में 1000 स्टूडेंट थे, हमने क्या किया, इन्हीं स्टूडेंट को फर्दर
सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, A, B, C, D, E। ये हो गए उनके सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज या फिर जैसे भी उनके नंबर्स आते हैं मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। टॉपर्स बच्चे ए बी में, देन एवरेज बच्चे सी डी में और बिलो एवरेज ई में। ठीक, तो अब हर क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं? 200 200 200। अब थोड़ा सा टास्क और इजी हो गया, 15,000 से 1000, 1000 से 200। फिर सेक्शन में हमने क्या किया और डिवाइड कर दिया, क्योंकि 200 बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं। क्या किया मैंने, हर सेक्शन में हमने फर्दर 5 सेक्शंस किए। एक ऐसे सेक्शन, एक ऐसे बच्चे जो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, उनको स्पोर्ट क्लब में डाल दिया। एक ऐसे बच्चे जो डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस क्लब में डाल दिया, सिंगिंग क्लब हो गया। ठीक, और फिर क्या हो गया, प्ले क्लब जहाँ पे एक्टिंग वगैरह होती है। और एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, स्टडी हो रही है या अकेडमी। ठीक है, ऐसे बच्चे जो किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे हैं, उससे वो कैसे स्टूडियस बच्चे हैं। तो हमने क्या किया, फर्दर 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो हर ग्रुप में कितने बच्चे आपके आ जाएंगे, 40-40। 15,000 से 1000, 1000 से हमने क्या किया 200, 200 से हमने 40 ऐसे बच्चे डिवाइड कर दिए। अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक ऐसे स्टूडेंट लेकर के आओ जो स्टूडियस हो, प्लस वो किसी भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक, तो आप क्या करोगे, स्टूडियस पर्सन है तो आप सारी क्लासेस के ए सेक्शन में जाओगे, और वो किसी भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे तो आप कहाँ से लोगे, एकेडमिक वाले में, स्टडी वाले ग्रुप में से निकालोगे। तो आपका काम इजी हो गया। इस 15,000 की भीड़ में से उस बच्चे को ढूंढना आसान था यहाँ। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। क्लियर है? ऐसे ही हम क्या करेंगे, इतनी सारी डाइवर्सिटी जो हमारे पास है 1.7 to 1.8 मिलियन, उसको भी हम क्या करेंगे, उनके बेसिक फीचर्स पे, उनके एनाटॉमी, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और उन्हीं को डिवाइड करने के सारे तरीके हैं। जैसे पहला क्या आता है आपका, कैरेक्टराइजेशन। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया, कैसे हमने 15,000 बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हर बच्चे का डेटा कलेक्ट करना आपके लिए इजी है कि 40 बच्चों का आपको नाम पता है, क्लास पता है, उनकी क्या क्लास में रैंकिंग है, ठीक है, वो किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी। ठीक, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको भी हम क्या करेंगे, कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे वो जानते हैं। पहला आता है कैरेक्टराइजेशन। व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन? कैरेक्टराइजेशन मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, उसका हैबिटेट क्या है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें देख करके उसको अलग अलग कैरेक्टर्स में अलग अलग डिवाइड कर सकें। ठीक, अगेन व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर सच एज external features, internal features, cell structure, process of development and ecological information, मतलब वो किस habitat में पाया जा रहा है, ये सारी चीजें क्या हैं आपकी कैरेक्टराइजेशन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? फिर आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक सिंपल कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारा भी डिस्क्रिप्शन होता है, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म का सिंपल एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से हम उसको एक कन्वीनियंट ग्रुप में रख सकें, ये हो गया उसका, या उसकी हम नेमिंग कर सकें। चलिए डेफिनेशन में लिखते चलते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म so that naming is done. एक ऐसा डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनिज्म का जिससे हम क्या करें, उसको नेम दे सकें, ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या था? अंडरस्टैंडिंग
ऑफ कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। और वो कैरेक्टर्स क्या क्या थे? एक्सटर्नल, इंटरनल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसे वो डेवलप हो रहा है, एंड इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब वो किस हैबिटेट में पाया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये था आपका कैरेक्टराइजेशन और हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे सिंपल चीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस तरह से आप आइडेंटिफाई करें ताकि हम उसकी ग्रुपिंग कर सकें। क्लियर? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी। आपने बहुत सारे कैरेक्टर देख लिए, ठीक है, उस कैरेक्टर के बेसिस पे आपने क्या किया, उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे अभी हमने स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था, क्लास के बेसिस पे, सेक्शन के बेसिस पे, वैसे ही ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, उनकी कन्वीनियंट कैटेगरी के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। क्लियर है? कैटेगरी, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट वन इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आई गेस आप जानते होंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को नेम देना इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। बट नॉमेनक्लेचर ऐसे सिंपली नेम नहीं दे सकते, उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एक बार रिकैप करते हैं, व्हाट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? एक ब्रांच है साइंस के जिसमें हम डील करेंगे किससे? कैरेक्टराइजेशन से, आइडेंटिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन से एंड नॉमेनक्लेचर से। कैरेक्टराइजेशन क्या था? किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर देख करके, ठीक है, कि उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, कैसे चल रहा है वगैरह वगैरह। इंटरनल फीचर्स देख करके कि उसकी सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल है, रेडियल है, ठीक है, इंटरनल फीचर देख लिए। या फिर सेल के स्ट्रक्चर को देख लिया, कैसे उसका सेल बना हुआ है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, या फिर वो किस हैबिटेट में पाया जा रहा है। ये सारी चीज को देख करके हम क्या करें, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को समझें। वो हो गया आपका कैरेक्टराइजेशन। फिर आ गया आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। मतलब अगर हम आपके बारे में जानना चाहें तो आपके एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मुझे मिल जाए कि क्या आपका नाम है, जो कि हर जगह वैलिड है, ठीक है, वो हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। क्लासिफिकेशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वीनियंट कैटेगरी। किस कैटेगरी में वो बिलोंग करता है, इस बेसिस पे हमने उसको उस ग्रुप में कर दिया और उसके अलग अलग फीचर्स को देख करके उसको हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। देन आपका आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को इन सारे फीचर्स के बाद नेम देना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। आगे हम जानते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। अभी आपने पढ़ा नॉमेनक्लेचर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देना इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। बट इसमें यूनिक चीज क्या है? ठीक, यूनिक चीज है आपकी ये, पंपकिन। ठीक, पंपकिन ऐसा एक आपका वेजिटेबल या इसको फ्रूट कह लो, एक फ्रूट है जिसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ लोग इसको कद्दू बोलते हैं, कुछ लोग इसको कुम्हड़ा बोलते हैं, कुछ लोग इसको सीताफल बोलते हैं, कुछ लोग इसको वली फल बोलते हैं, कुछ लोग इसको
राज कोहड़ा, राम कोहड़ा बोलते हैं, अलग अलग करके काशी फल भी बोलते हैं। इतने सारे नाम हैं एक फ्रूट का, दैट इज पम्पकिन। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन अपने घर में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, छोटू, चिंटू, ब्यूटी, डॉली, कुछ करके घर में अलग अलग नाम होते हैं, बट क्या उस नाम से हम बाहर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, और इसीलिए हम अपना एक बाहर या ऑफिशियल नेम भी रखते हैं जो हमारी आईडीज पर होता है। क्लियर है? वही नेम आपके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है अगर आप कहीं जाते हो तो, जो आपकी आईडी पर होता है। वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि एक ही ऑर्गेनिज्म के इतने सारे नाम हो रहे हैं जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अभी हम किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के बोले कि मुझे कुमड़ा चाहिए तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, या मैं बोलूँ सीताफल चाहिए तो वो लोग कुछ और ही समझ लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें प्रॉब्लम कर रही थी, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक रूल बनाया कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग नाम हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो उन्होंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे और वही नाम से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा। ठीक, फिर से साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम देंगे। क्लियर? और उसी नाम से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा। मतलब आप पंपकिन को कुछ भी बुलाइए, बट अगर हम इसका स्पेसिफिक नाम दें जो नॉमेनक्लेचर में मिला है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है और ये उसी से जाना जाएगा। क्लियर है? तो यही था आपका नॉमेनक्लेचर। क्योंकि इतनी सारी वैरायटी है और उसको इतने सारे अलग अलग नाम देंगे तो लोग उसको ढूंढते ही रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्यों ना हम सारे ऑर्गेनिज्म को उनका एक स्पेसिफिक नाम दें जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है और ग्लोबली नोन है, और उसी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा आपका नॉमेनक्लेचर। चलिए फिर पढ़ते हैं एक और टर्म से। नॉमेनक्लेचर में क्या आ गया आपका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्लियर? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी आपका कैरोलस लिनियस सर ने दिया था, 2 बार ये आ चुके हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के लिए भी और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए भी। दोनों ही पर्पज से आप इनको याद रखिएगा। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? साइंटिस्ट ने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म को जो हम स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं वो 2 वर्ड नेम होंगे। क्लियर है? जैसे कि हमारा एग्जैक्टली सेम, हमारा भी 2 वर्ड नेम होता है, एक हमारा अपना नाम और एक हमारा फैमिली का नाम। क्लियर है? वैसे ही जो हम स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म को वो भी 2 वर्ड नेम होगा। क्लियर? और इसीलिए वर्ड आया क्या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मीन्स 2 और नॉमियल मीन्स नेमिंग, दैट इज बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। 2 वर्ड नेम, 2 वर्ड नेम किसने दिया? कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको 2 यहां पे एब्रिविएशन दिख रहे होंगे, ICBN एंड ICZN, और दोनों को आपके फुल फॉर्म इसको याद रखना है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एग्जाम में इसके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान देना है वो है आपका यहाँ पर फॉर और यहाँ पे ऑफ। कभी कभी इसको एक्सचेंज करके भी वो रख देते हैं और यहाँ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, गलत टिक कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, याद कैसे करेंगे? एक सिंपल सी लाइन याद कर लीजिए, कंसर्न ऑफ ह्यूमन फॉर प्लांट। ह्यूमन का कंसर्न प्लांट के लिए। ठीक है, ह्यूमन किस में आ जाएगा आपका? जूलॉजिकल में आ जाएगा, तो जूलॉजिकल के पहले क्या आ जाएगा आपका ऑफ, और प्लांट किस में आ जाएगा? बॉटैनिकल में आ जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका फॉर। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये है क्या?
जब हम नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो जब हम प्लांट्स की नेमिंग करेंगे तो हम आईसीबीएन के रूल्स को फॉलो करेंगे, और जब हम एनिमल्स की नेमिंग करेंगे तो हम आईसीजेडएन के रूल्स को फॉलो करेंगे, इतना। लेकिन एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ऑफ और फॉर का ध्यान दीजिएगा, और इसको करते हैं। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या था? 2 वर्ड नेम था। नॉमेनक्लेचर क्या था? कि हर एक स्पीशीज को एक स्पेसिफिक नाम देना जो कि उसके लिए एक तो स्पेसिफिक हो, किसी से मैच ना करे, और दूसरा पूरे ग्लोबली वो क्या हो, एक्सेप्टेड हो और जाना जाए। क्लियर है? प्लस विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन। आप ऐसे ही उसके नेमिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। चलिए पहले हम नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जान लीजिए। द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग organism. The systematic method of naming organism in such a way that it is specific, उसका नाम जो हो वो स्पेसिफिक हो, किसी से भी मैच ना करे, एंड ग्लोबली वर्ल्ड वाइडली क्या हो, एक्सेप्टेड हो या ग्लोबली नोन हो। ठीक है। द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट इट इज स्पेसिफिक, पहली बात वो स्पेसिफिक होना चाहिए, और ग्लोबली क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए, ग्लोबली नोन। क्लियर? ये है आपके नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन, जिसमें आपने जाना क्या है वो, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब 2 वर्ड के नेम होंगे, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक। और जिसमें आपने क्या पढ़ा, 2 कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। अब जानते हैं रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर, कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को नेम दे सकते हैं उसके बारे में। यूनिवर्सल रूल फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? एक एक करके पढ़ते हैं हम। इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, इसको देख करके आप बताइए बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। ऑप्शन ए, occurrence of the number and type of organism. Option B, species and ecosystem of a region. C, variety of life in an ecosystem. या D, totality of genes, species and ecosystem of a given region. तो जब मैंने बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया था और इसमें एक्सप्लेन किया था, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। क्लियर? और डेफिनेशन क्या आई थी, द नंबर एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या फिर ऑन दिस प्लैनेट। तो ये जो इकोसिस्टम वर्ड आ रहा है इसको तो आप रिमूव कर दीजिए एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू। मैंने कहीं भी इकोसिस्टम की बात नहीं करी थी। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे बाहर हो गए। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, अकरेंस ऑफ नंबर, हाँ नंबर की बात हुई थी, एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, द अकरेंस ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीबीएन स्टैंड फॉर। ठीक है, फॉर एंड ऑफ दोनों का ध्यान दीजिएगा। इंडियन कांग्रेस नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कांग्रेस गलत, इंडियन कोर्ट फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर।
ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ठीक है, इंडियन नहीं। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर इसी जगह पे आपका क्वेश्चन होता ICZN, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देन द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर 2। Which of the following is again the rule of ICBN? अभी हमने रूल्स पढ़ा नहीं है, तो ये उसके लिए, ठीक। The process by which anything is grouped into convenient category based on some easy observable characters are, ठीक है, किसी भी चीज को अलग अलग ग्रुप में उनकी कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करना इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो आई गेस आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए, ठीक है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी कर ली और हमने यहां तक इतना स्टडी भी कर लिया। बाकी के लेक्चर हम नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।